हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है जनसत्ता न्यूज़पेपर का दिनांक 23 अप्रैल 2023 का एक आर्टिकल है जो कि पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा गया है। पी चिदम्बरम जो कि भारत के एक लोकप्रिय नेता और वकील रह चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर के रूप में, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने इस देश की सेवा दी है। उनका एक आर्टिकल है जो कि कानून व्यवस्था से संबंधित है, जो कि आपको मेंस के लिए जब भी कहीं आर्टिकल लिखते हैं, मेंस लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इनका व्यू है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल से ज़्यादा वक्त लगा था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और संविधान सभा में बहुत सारे विद्वान थे जो कि सभी के ज्ञान का एक उत्पाद के रूप में भारतीय संविधान तैयार हुआ था। और ये संविधान काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा और इसमें संविधान की आत्मा का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। इसमें जो 3 सेक्शन हम लोग बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता जो कि भारत की आपराधिक कानूनों की रीढ़ की हड्डी है। इसे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1860 में बनाया गया था और यह अन्य मूल ब्रिटिश कानूनों और भारतीय संविधान के परीक्षाओं से गुजरा है। इसमें संशोधन भी कई हुए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इसके सहवर्ती कानून है, मतलब इससे जुड़े हुए कानून हैं। ये तीनों कानून जो है केंद्रीय विधायिका या संसद द्वारा पारित है और राज्य विधायिका द्वारा इसमें संशोधन किया या कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है। इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन कोड क्या कहता है। पहला हो गया हमारा आईपीसी, जिसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता, द इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया था। यह एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और इसमें प्रत्येक अपराध के लिए जो सजा या जुर्माना होता है उसके बारे में भी ये डिफाइन किया जाता है। धारा 2 के बारे में बताया कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का एक दंड के रूप में भी डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको इंग्लिश में कहते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। इस साक्ष्य के बारे में इस अधिनियम में क्या बताता है कि साक्ष्य सही है या साक्ष्य का जो यानी जो बयान दिया गया या फिर जो संबंधित साक्ष्य गवाह से पेश किया गया उसके बारे में सक्षम बनाता है कि कौन सा सही है और क्या इसका क्वालिटी होती है। तो यह एक कानून है जो कि अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को नियंत्रित करता है, जांच के तहत तथ्यों के संबंध में गवाहों को पेश करने में सक्षम बनाता है। 1872 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर जेम्स फिट्ज स्टीफन द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसको कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए एक नियमित दंड प्रक्रिया है और इसको 1973 में इसको पारित किया गया था और इसको 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू हुआ और इसको नाम दिया गया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दंड प्रक्रिया संहिता का ये संक्षिप्त नाम है। अब यहाँ पे आता है कि कानून व्यवस्था क्या है। पी चिदम्बरम जी के व्यू के अनुसार अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था क्या है, तो हम लोग इसको समझें तो आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया को संविधान की 7वीं अनुसूची, हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो 7वां अनुसूची है उसमें लिस्ट दिया गया है, जिसमें की हो गया, पहला हो गया 3 लिस्ट है। पहला हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट और तीसरा हो गया कनकरेंट लिस्ट। तो हमारा केंद्रीय सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, तीसरा हो गया समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है, यानी आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया को संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में रखा गया, जो कि समवर्ती सूची है। हालांकि कानून व्यवस्था को सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत सूची 3 में राज्य विधायिका के विषय के रूप में राज्य सूची के तहत रखा गया है। सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में कार्यकारी शक्ति भी राज्य सरकार में निहित है। इसके लिए हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 कहता है ऐसी शक्तियों के साथ कानून लागू करने का कर्तव्य राज्य सरकार का होता है, जिसका मतलब है कि कानूनों को लागू करना यानी कानून और कानूनी आदेशों के अनुसार कानूनों को उल्लंघन को रोकना, संदिग्ध को पकड़ना, जांच करना, मुकदमा चलाना और अभियुक्तों को दोषी ठहराना या सजा दिलाना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। मगर हाल की कुछ घटना देखा गया जिसमें केस में संदेह पैदा हो गया, मतलब कि कानून व्यवस्था का मतलब एक इस प्रकार का हो गया है कि इसका मतलब विकृत हो गया है। ऐसा लगता है कानून का मतलब अब अधिनियमित यानी जो एक्ट के द्वारा जो पारित होता है अधिनियमित कानून नहीं रह गया है, बल्कि कानून लागू करने वाले जैसा इसे समझते हैं और इसको उसी अनुसार लागू करते वही कानून है। इसके अलावा आदेश का अर्थ अब एक वैध आदेश नहीं रहा, बल्कि इसमें उन व्यक्तियों द्वारा जारी मौखिक या गैर मौखिक निर्देश शामिल है। इसमें एक आता है हमारा सार्वभौम सिद्धांत। कानून कुछ सार्वभौमिक कानून
मतलब एक यूनिवर्सल रूल जो है, यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उसकी बात करता है कानून का मतलब। तो कानून कुछ सार्वभौमिक कानून और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कानून में निम्नलिखित मान्यताओं को अनुलंघनीय माना जाता है। पहला चीज, कानून की अदालत में दोषी साबित होने तक हर व्यक्ति निर्दोष होता है। ठीक है। दूसरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है। नेक्स्ट है आपराधिक कानून। आपराधिक कानून लिखित कानून है। इसमें अपराध बनाने वाले कानून और पंजीकरण, जांच, अभियोजन, अपराधों के परीक्षण, उसके लिए सजा के प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानून शामिल है। नेक्स्ट है अभियुक्त को सक्षम क्षेत्राधिकार के खुले न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अभियुक्त को अपना बचाव करने और व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अपने मामले को पैरवी करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है कि अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी होता है और उसे सभी दस्तावेजों का निष्पक्ष रूप से खुलासा करना चाहिए, चाहे वो जांच एजेंसी के पक्ष में हो या अभियुक्तों के पक्ष में हो। नेक्स्ट है यह निर्धारित करने का अधिकार अकेले न्यायाधीश के पास में है कि अभियुक्त अपराध का दोषी है या नहीं, और अगर दोषी है तो वह उसे सजा दे सकता है। अगर इन सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, कि जो कि इसके बारे में बेसिक हमारा एक सिद्धांत है कानून के बारे में, अगर इन बेसिक सिद्धांतों को पालन नहीं किया जाता है तो क्या इसे कानून के शासन द्वारा शासित देश कहा जा सकता है? कुछ देशों में ऐसी प्रणाली का पालन किया जाता है कि मुझे व्यक्ति को दिखाओ फिर मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा। ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ कानून का कोई शासन नहीं है, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि वहाँ कानून के नियम है और इतना पर्याप्त है। इस प्रणाली के तहत कानून एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी मामले से मामले के आधार पर यहाँ तक कि दिन प्रतिदिन अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे इसमें जो बात किया गया है वो बात किया गया है सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब जो हमारा कानून का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको समझना जरूरी है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता है तो क्या ये हम लोग इसको कानून मानेंगे, या फिर इस कानून को समय टू समय या समय दर समय बदलता है, प्रतिदिन बदलता है, या एक व्यक्ति के लिए अलग कानून या दूसरे व्यक्ति के लिए अलग कानून, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये जो अगर बेसिक प्रिंसिपल को अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, जो सार्वभौमिक सिद्धांत, वो नहीं माना जाएगा और ये लोगों पे वैरी करेगा। और एक तरह से कहा जाए तो जो गवर्नमेंट होती है अपने अनुसार कानून को बदलाव करती है, उसके बारे में एक तरह से पी चिदम्बरम जी का आलोचनात्मक तथ्य है। नेक्स्ट है दंड मुक्ति के कार्य। कानून से संबंधित पर्याप्त दर्शन है, मगर आइए कुछ कठोर हकीकतों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहलू खान एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि दंड मुक्ति का। पहलू खान जो कि एक दुग्ध उत्पादक किसान था, एक मेले में खरीदे गए मवेशियों को ले जा रहा था। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर गोरक्षकों ने उस पर हमला किया। यह घटना वीडियो में भी कैद है। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 2 साल बाद इस घटना से जुड़े 6 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया और इस फैसले के बाद में उनके समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा हो गया उड़ीसा। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, इन सारे राज्यों से देखा गया कि हर साल ईसाई चर्चों और प्रार्थना सभाओं पर हमला देखने को मिलता है। ऐसे 300 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है। ENI के अनुसार उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ 2020 का कानून लागू होने के बाद 507 लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा है, लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में लव जिहाद के नाम मामले दर्ज किए गए हैं। फरवरी 2020 में गृह राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि लव जिहाद कानून के रूप में परिभाषित नहीं है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। दिसंबर 2020 में विश्व हिंदू परिषद ने तथाकथित लव जिहाद से संबंधित 400 मामलों की सूची जारी की थी। नेक्स्ट देखें, 26 मार्च को विभिन्न अपराधों के आरोपी और कैदी अतीक अहमद ने पत्रकारों से चिक चिक कर कहा था कि उसे मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। 16 अप्रैल को जब पुलिस इसे प्रयागराज के एक अस्पताल ले जा रही थी तो अतीक अहमद और उसके भाई असदब की हत्या हो गई थी और हमलावरों ने जय श्री राम का नारा लगाया, अपनी बंदूकें नीचे फेंक दी और आत्मसमर्पण कर दिया। एक हफ्ते पहले अतीक अहमद का बेटा यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में 183वीं मुठभेड़ थी। कई लोगों ने कहा कि ईश्वर ने न्याय दिया है। कौन सा कानून ऐसे हत्याएं, हमलाएं और ज्यादतियों को जायज ठहराता है? किसके आदेश पर पीड़ितों को मारा या चर्चों पर हमला के लिए या प्रेमी जोड़ों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं? और अंत में, क्यों कानून के शासन को बेरहमी विकृति के बीच
भारत माता, भगवान राम और ईश्वर को लाया जाता है। तो ये जो व्यू है, ये पी चिदम्बरम जी का अपना एक इस एडिटोरियल में जो अभी रिसेंट की जो कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, अपना व्यू दिया है। तो इसमें हमारे जो काम का चीज़ है, जो हम लोग एग्जाम के ओरिएंटेड व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम लोग इंडियन जो कोड है, आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन लोग को समझेंगे, और हमारा जो कानून व्यवस्था को हम लोग डिफाइन किया गया और उसके साथ साथ जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये क्या है हमारा, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। किसी भी राज्य में अगर कानून का जो बेसिक सिद्धांत अगर उसको पालन नहीं होता तो क्या हम लोग मानेंगे कि वहाँ पे कानून व्यवस्था सही है। और तीसरा में कुछ केसेज वगैरह का है, कुछ केस स्टडी है जिसमें कि बताया गया है कि कैसे वहाँ पे कानून को साथ में छेड़छाड़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेसन में बात किए। थैंक यू।